कल अपन ने डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जो था वो कर लिया था कि सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक है सर। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बोलता है कि सर जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो बाहरी व्यक्ति को पढ़ के फिर ही कंपनी के साथ में डील करने के लिए जाना मांगता है। ठीक है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज लेके ही जाना मांगता है, उससे पहले यहाँ डील करने मत जाना। ठीक है। जाते हो तो हम ये मान लेंगे तुम पढ़ के गए हो, भले ही तुमने नहीं पढ़ा हो। और तीसरा, न केवल पढ़ के गए हो बल्कि उनको उनके करेक्ट पर्सपेक्टिव में भी समझ के गए हो। ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस आउटसाइडर के ऊपर ऑब्लिगेशन डालती है। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट फेवर्स दी आउटसाइडर। कि सर जब क्लोज डोर्स के पीछे क्या हो रहा है ये तो आउटसाइडर को पता नहीं पड़ सकता ना। हाँ सर, जो इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं आ रही है वो आउटसाइडर को कैसे पता पड़ेगी? कोई तरीका नहीं है पता पड़ने का। तो वो ये मान के चल सकता है कि कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे जो भी हुआ है वो सब एज पर रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ होगा। दिस इज व्हाट इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि इट इज फेवरिंग द आउटसाइडर। फिर हमने पढ़ा देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कहता है कि इन तीन सर्कमस्टेंसेस में, इन अंडर दीज थ्री सर्कमस्टेंसेस, एन आउटसाइडर कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। वो इंडोर मैनेजमेंट की डॉक्ट्रिन का बेनिफिट नहीं ले सकता। तीनों सिचुएशन कल मैंने आपको मुक्त जबानी बताई थी, और तीनों में केस लॉज है, वो भी अपने को समझने और याद रखने हैं। ठीक है। चलिए आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऋषा पढ़ भाई, एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। और एक डाउट। हाँ किसको है भाई? एंसल को? हाँ बोल बेटा। सर आपने बोला था ना कि वो हर केस लॉ के बाद 2 लाइन में इसका सम अप देते हो आप। तो हाँ। वो 2 लाइन बोल सकते हो, वो लिखना बाकी है हमारा बस। नहीं तो वो दो लाइन क्या करना है? नहीं सर, आप बोलते हो ना, तो इस केस लॉ का 2 लाइन क्या होगा? कौन से वाले केस लॉ का बेटा? ये वाला ब्रिटिश कंपनी वर्सेस टर्कॉन्ड। टर्क रूल। सर इसी हाँ। से तो आया था। आप क्या लिखोगे? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट में यदि अपने आप को समराइज करना हुआ कि इसमें क्या है, तो सर इसी से तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आई। जो मैं इंडोर मैनेजमेंट के लिए दो तीन बातें बोलता हूँ वो इसी केस लॉ से तो आया था कि सर कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे सब कुछ सही हुआ है, ऐसा आउटसाइडर मान के चल सकता है उस इंफॉर्मेशन के लिए जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है। ठीक है। ये इसका मतलब जिसको कहते हैं ना सिंगल लाइनर, दो लाइन का स्टेटमेंट है जिसमें पूरा केस का समरी आ गया कि इस केस ने बोला क्या है। लैंडमार्क केस है, याद रखना। जब भी इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन आए अपने को चिपकाना है इस केस का नाम, बचना नहीं है, क्योंकि इसका भी नंबर आएगा, इसका भी नंबर होता है केस लॉ मेंशन करने का। ठीक है। एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। सर हाँ सुहान बोल बेटा। इसका ये केस लॉ का अंदर का मतलब हर बार नहीं लिखना है ना, वो जरूरी नहीं है ना सीन। ठीक है ना। वो जब एग्जाम में पूछा हुआ कि इस केस के फैक्ट समझाओ या इस केस में क्या हुआ, तो ही अपने को एक्सप्लेन करना है। अदरवाइज केस का नाम और वो केस किस सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, क्या दो तीन इंपॉर्टेंट बातें उस केस से निकल के आई, वो अपने को याद रखना है। बात समझ आ गई? ठीक है। फैक्ट्स ऑफ द केस तुमको तभी समझाना है कि इस केस में क्या हुआ जब एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछ ले भाई। ठीक है। इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको आना नहीं चाहिए, तुमको याद होगा तभी तो तुम सिचुएशन को कोरिलेट कर पाओगे कि अच्छा टर्कोइंड में ये हुआ था। ठीक है। ये मत, इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको आना नहीं चाहिए, आना चाहिए पर लिखने की जरूरत तभी पड़ेगी जब एग्जाम में डायरेक्टली उस पर क्वेश्चन पूछ ले। अदरवाइज ये आया ये इंपॉर्टेंट बात ये इस केस से निकल के आई, बस ये मेंशन करना है अपने को। ठीक है। चलिए, और किसी को कोई डाउट? जिया, मिदुष, चालू करें? ठीक है प्रेशा चालू कर भाई, एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हाँ सर।
Thus, you will notice that the aforementioned rule of indoor management is important to persons dealing with a company through its directors or other persons. ठीक है, They you are notice, okay. रुक जा, Hmm. कि सर इंडोर मैनेजमेंट का रूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर द पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी, कि सर क्लोज डोर्स के पीछे क्या हुआ है हमको कैसे पता पड़ेगा, तो हम तो ये मान के चल सकते हैं जो भी नेसेसरी रेजोल्यूशंस पास करने थे हमने किए हैं। आगे, They are entitled to assume that the acts of the directors or other officers of the company are validly performed if they are within the scope of their apparent authority. सर वो मान के चल सकते हैं कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने और दूसरे ऑफिसर्स ने जो भी काम उनको करने थे वो वैलिडली परफॉर्म कर लिए हैं इफ दे आर विद इन द स्कोप ऑफ देयर अपेरेंट अथॉरिटी। ये इस लास्ट लाइन का क्या मतलब हो गया, इफ दे आर विद इन द स्कोप ऑफ देयर अपेरेंट अथॉरिटी। अपेरेंट मीन्स दिखती हुई। फॉर एग्जाम्पल देखो, एमओए बोलता है कंपनी मैक्सिमम 5 करोड़ तक के लोन ले सकती है, एओए बोलता है डायरेक्टर जो है वो मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक के लोन बिना किसी परमिशन के ले सकता है। तो सर, और 4 करोड़ रुपए तक के लोन लेने हैं तो उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मीटिंग में पास कराने की जरूरत है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखा है, देखो स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। सर यदि डायरेक्टर 4 करोड़ रुपए तक के लोन के लिए अप्लाई कर रहा है तो ये विद इन द स्कोप ऑफ अपेरेंट अथॉरिटी है, यानी ये 5 करोड़ के अंदर है। हाँ सर, 4 करोड़ तक का लोन भी इस लिमिट के डायरेक्टर को अलाउ किया गया है ना? हाँ सर किया गया है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू किया गया है, तो इसकी अथॉरिटी में है तो सर ही ना? हाँ सर इसकी अथॉरिटी में है। तो सर आउटसाइडर ये मान के चल सकता है कि जो भी नेसेसरी काम करना था वो उसने कर लिया है, बशर्ते ये काम इसकी अथॉरिटी के मतलब इसकी अपेरेंट अथॉरिटी, दिखती हुई अथॉरिटी में आ रहा है, तो फिर वो मान के चल सकते हैं जो भी उसके लिए जरूरी काम था उसने कर लिया है। जब तक कि वो पब्लिक डोमेन में नहीं आ रहा है तब तक आप ऐसे मान के चल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ गई। So long as an act is valid under the articles, if done in a particular manner, an outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in the manner required. So long as an act is valid under the articles of association, जब तक वो सही है, if done in a particular manner, an outsider dealing with the company। सर जो बाहरी व्यक्ति, तुम तो वो याद रखो जो मैंने बताया, जो बाहरी व्यक्ति है वो मान के चल सकता है, ही इज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट इट हैज बीन डन इन द मैनर रिक्वायर्ड। जो भी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करने थे वो कर लिया है, फिर हमारे पास लोन लेने आ रहा है। ठीक है, तो द अबव मेंशन डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट के रूल को और क्या बोलते हैं? टर्कुएंट रूल भी बोलते हैं। इसके अपनी लिमिटेशंस हैं, यानी आप मर्जी है जहां अप्लाई नहीं कर सकते और आउटसाइडर को फायदा नहीं दे सकते। तो सर इसके 3 एक्सेप्शंस हैं जहां पर ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या टर्केंट रूल इनएप्लीकेबल हो जाता है, लगाया नहीं जा सकता है। पहला एक्सेप्शन, जब बाहरी व्यक्ति को नॉलेज है इरेगुलरिटी की, कि अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, जो रेजोल्यूशंस पास करने चाहिए थे वो नहीं किए गए हैं, या तो उसको एक्चुअल नॉलेज है कि यार झूठ बोल रहा है ये, अपने से कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुए हैं, तो फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकता कि मुझे क्या पता अंदर क्या चल रहा है, वो तो मैं तो ये मान के चल सकता हूँ कि सब सही है। अरे जब तुझे पता है कि सब सही नहीं है, गड़बड़ है, रेजोल्यूशन पास नहीं किए गए, तो फिर तू झूठ क्यों इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेना चाहता है? तो सर ये पहली सिचुएशन जब आउटसाइडर को या तो एक्चुअल नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी है, या फिर हम ये मान के चल सकते हैं कि गिवन सिचुएशन में उसको नॉलेज होनी चाहिए थी कि अंदर इरेगुलरिटी है। एग्जाम्पल क्या बताया था मैंने? कंपनी को पैसे की जरूरत है, कंपनी उसके लिए रेजोल्यूशन पास करके ही पैसा ले सकती थी। कंपनी के डायरेक्टर ने बोला यार तुम आउटसाइडर से पैसे लेके उनको इंटरेस्ट देते हो, हमसे ही पैसे ले लो और हमको ही इंटरेस्ट दे दो। ठीक है, तो वो पैसे देने के लिए इतना वो उतावला हो गया, आतुर हो गया कि उसने ये भी ध्यान नहीं रखा कि कंपनी ने इस बाबत पैसे उठाने के लिए कोई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास ही नहीं किया है। अब क्या डायरेक्टर जो कंपनी के अंदर बैठा हुआ आदमी है, क्या उससे बात छुपी रह सकती है क्या कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है या नहीं हुआ है? नहीं सर, अंदर की बात उससे छुपी नहीं रह सकती है।
तो सर हम यहाँ कंस्ट्रक्ट करके चल सकते हैं कि इसको जो इरेगुलरिटी है उसकी नॉलेज होगी होगी क्योंकि इसकी पोस्ट ऐसी है। तो ये अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा इन द गिवन सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस नहीं ले सकता है। ठीक है, चलिए पढ़ना भी इसको, एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। The rule does not protect any person when the person dealing with the company has noticed, whether actual or constructive, of the irregularity. जो भी बंदा कंपनी से कोई भी डील कर रहा है उसको यदि सही में या फिर कंस्ट्रक्टिव वे में हम ये मान के चल सकते हैं कि नोटिस है अंदर कुछ इरेगुलरिटी है, तो फिर वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम में नहीं ले सकता है। दो केसेस हैं, हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड मॉरिस वर्सेस कैंसन। ठीक है, तो हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पढ़ गई। Where the directors could not defend the issue of debentures to themselves because they should have known that the extent to which they were lending money to the company required the assent of the general meeting, which they had not obtained. ऊपर एग्जाम्पल समझाया ना, डायरेक्टर्स खुद ही बोल रहे हैं उधार हमसे ले लो। अब क्या डायरेक्टर बोल सकता है क्या कि हमने जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास नहीं किया, इस बात की जानकारी नहीं थी? नहीं, डायरेक्टर ऐसा नहीं बोल सकता। तो वो जो अभी केस समझाया ना वो कौन सा था? इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर मतलब उधार ही तो होता है। ठीक है, तो सर हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये तो इसमें ऐसी सिचुएशन में डायरेक्टर जो है उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी अपन मान सकते हैं, ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। लाइकवाइज इन मॉरिस वर्सेस कैंसिन पढ़ गई। The director could not defend an allotment of shares to him as he participated in the meeting, which made the allotment. His appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office. देखो ये केस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा वाला केस है? हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ये वाला केस ध्यान रखना। ठीक है, पहला एक्सेप्शन हो गया जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं मिल सकता टू अ पर्सन हु इज डीलिंग विद द कंपनी इफ ही इज हैविंग एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। सेकंड सिचुएशन जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं लिया जा सकता वो है सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी, सस्पिशन मतलब होता है शक होना। एंसेल फर्नांडिस को शक होता है कभी कभी या नहीं होता है? किस बात का शक होता है एंसेल? तो फिर क्या है का शक कि तेरा कोई सिबलिंग ने तेरी चॉकलेट तेरी पॉकेट से निकाल के खा ली, ऐसा शक होता है या नहीं होता है? हाँ सर बहुत होता है, जबरदस्ती का शक होता है। चलो आ जाओ, सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी। सर आपको शक होना चाहिए था सिचुएशन को देखते हुए कि अंदर कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपने नेग्लेक्ट कर दिया कि कौन देखे यार, अपने को तो इंडोर मैनेजमेंट का फायदा मिल जाएगा। आपको सस्पिशन करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। ठीक है, कि अंदर इरेगुलरिटी ऐसा शक होना चाहिए था, आपने नहीं किया, तो आपको आपकी नेग्लेक्ट के लिए आपको पुरस्कृत नहीं किया जाएगा, पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का यूज करने नहीं दिया जाएगा। बात समझ गए? यस सर। तो सर ये वो सेकंड सिचुएशन है जहां पर आउटसाइडर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं उठा सकता। केस का नाम है आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशो एंड कंपनी। एग्जैक्टली यही केस कल मैंने आपको समझाया था, जहां पर एक आउटसाइडर मिस्टर एक्स कंपनी से उसकी जमीन खरीदने आया। जमीन खरीदने आया तो उस दिन कंपनी के अकाउंटेंट ने बोला कि मेरे पास पावर्स है, मैं जमीन आपको बेच सकता हूं। पहली बात तो इसको शक होना चाहिए था कि अकाउंटेंट को कभी कोई पावर देगा क्या कंपनी की जमीन बेचने का? वो तो सीईओ या डायरेक्टर साइन होंगे तब बिकेगी। दूसरी बात, यदि ये सच बोल भी रहा है अकाउंटेंट, तो क्या इसकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी देखे जिसके थ्रू इसको पावर्स मिली है कंपनी की जमीन बेचने की? ये नेग्लेक्ट कर गया, इसने नहीं देखी। इसको शक होना चाहिए था ये ऐसे कैसे बोल रहा अकाउंटेंट। तो सर इन दिस केस he cannot use the doctrine of indoor management। वो ये नहीं बोल सकता कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे क्या चल रहा है मुझे क्या पता, अरे तेरे को शक होना चाहिए था
तूने नेग्लेक्टली बिहेव किया तो तू अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम में नहीं ले सकता। पढ़ भाई। Suspicion of irregularity. The doctrine in no way rewards those who behave negligently. Where the person dealing with the company is put upon an inquiry, for example, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make the necessary inquiry. क्या बाहर वाले वो जो मिस्टर एक्स आनंद बिहारी लाल जो खरीदना चाह रहे थे उस जमीन को, उनकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि नेसेसरी इंक्वायरी करें ये अकाउंटेंट सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, या फिर तू बोल रहा है तेरे को पावर है, ला पावर ऑफ अटॉर्नी ला जिससे कंपनी ने तेरे को ऑथराइज किया है ये जमीन बेचने को? कुछ भी नहीं किया। अरे भाई ऐसे नहीं काम होता है। ठीक है, पढ़ इसको, आगे पढ़ बेटा। The protection of the Turquoise rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. इसका मतलब है कि सर सर्कमस्टेंसेस ऐसी हैं जिनसे तुम्हें शक होना चाहिए था और इंक्वायरी करनी चाहिए थी, वहां पर आप टर्क्वेन रूल या डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते हो। ठीक है, आगे। Suspicion should arise, for example, from the fact that an officer is purporting to act in manner which is apparently outside the scope of his authority. Where, for example, as in the case of Anand Bihari Lal versus Dinshaw and Company, the plaintiff accepted a transfer of a company's property from its accountant. The transfer was held void. The plaintiff could not have supposed, in absence of a power of attorney, that the accountant had authority to effect transfer of the company's property. ठीक है, उसको शक होना चाहिए था, उसको मांगना चाहिए था, इंक्वायरी करनी चाहिए थी और मांगना चाहिए था कि अच्छा तेरे को है तो ला फिर पावर ऑफ अटॉर्नी ला जिससे तू कंपनी की जमीन बेच रहा है। ठीक है, नहीं किया तो फिर काय का डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम लोगे, तुम तो खुद नेग्लिजेंट रहे हो। अच्छा, प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है बताया हुआ है मैंने तुम लोगों को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्लेंटिफ? तो समझो इतना तुमको आना चाहिए, जो केस फाइल कर रहा है कोर्ट में जाके ही इज नोन एज प्लेंटिफ, वो प्लेंट फाइल कर रहा है। और जिसके खिलाफ केस फाइल कर रहा है वो कहलाता है डिफेंडेंट। उसको उस केस में खुद का बचाव करना होता है ना, डिफेंड करना होता है खुद का। तो सर डिफेंडेंट। प्लेंटिफ कौन? जो केस फाइल कर रहा है किसी के खिलाफ। डिफेंडेंट कौन? जिसके खिलाफ वो केस फाइल कर रहा है, जिसको खुद को डिफेंड करना है। तो सर आनंद बिहारी लाल केस में आनंद बिहारी लाल कौन हो गए? सर प्लेंटिफ हो गए। दिनशॉ एंड कंपनी कौन हो गई? सर डिफेंडेंट हो गई। ठीक है, ध्यान रखना, एग्जाम्पल समझाने के लिए बताया था। चलिए, तो ये तो हो गया आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी के सस्पिशन होना चाहिए था आनंद बिहारी लाल जी को, उनको नहीं हुआ। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल इसी में सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी में आता है, ह्यूटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लोई एंड विल्स लिमिटेड। पढ़ भाई इसमें क्या हुआ था। Similarly, in the case of Houghton and Company versus Northard, Lowy and Wills Limited, where a person holding directorship in two companies agreed to apply the money of one company in payment of the debt to other, the court said that it was something so unusual that the plaintiff were put upon inquiry to ascertain whether the persons making the contract had any authority in fact to make it. देखो इस केस में क्या हुआ था, मान लो एक कंपनी नंबर 1 है और एक कंपनी नंबर 2 है। इन दोनों कंपनीज में हमारा एंसल फर्नांडीज डायरेक्टर है। ठीक है, जहां एंसल का नाम आता है वहां पर कोई ना कोई जोक तो आएगा ही आएगा। तब एंसल ने एक जोक मारा, कंपनी नंबर 1 को अपना कुछ डेट चुकाना था मिस्टर एक्स को, कंपनी चुका नहीं पा रही थी। तो एंसल ने मिस्टर एक्स को बोला देख मैं इस कंपनी में भी डायरेक्टर हूं और इस कंपनी में भी डायरेक्टर हूं, तो तेरा डेट मैं इधर से चुकवा दूंगा, तेरा डेट मैं कंपनी नंबर 2 से चुकवा दूंगा। तो मिस्टर एक्स में इतना दिमाग होना चाहिए, क्या ये चीज पॉसिबल है
कि किसी और का डेट, चूंकि तू डायरेक्टर है दूसरी कंपनी में तो तू उससे चुकवा देगा। हाउ इज दिस ब्लंडर इज पॉसिबल? ठीक है, तो इनको इस बात पे इंक्वायरी करनी चाहिए थी कि क्या सही में ये पॉसिबिलिटी है भी, या बस डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे क्या हो रहा है हमको क्या मतलब, हम तो मान के चल सकते हैं सब सही हो रहा है। आंख मूंद के नेग्लिजेंस नहीं करना है। ठीक है, कोर्ट बोला दिस इज समथिंग सो अनयूजुअल कि सर उसको इंक्वायरी करनी चाहिए थी, ये फाइंड आउट या एसरटेन करने के लिए कि वेदर पर्सन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट हैड एनी अथॉरिटी इन फैक्ट टू मेक इट, क्या वो डायरेक्टर सही में ऐसा कर भी सकता था, उसको अथॉरिटी मिली हुई है इस चीज की, या बस हाँ कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे क्या हो रहा है उसने बोल दिया तो हम मान के चल लेते हैं। ना 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 ना, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, एनी अदर रूल would place limited companies without any sufficient reason for doing so at the mercy of any servant or agent who should purport to contract on their behalf। ये इसको अपने समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेन ह्यूटन एंड लोई एंड विल्स लिमिटेड, ह्यूटन एंड कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लोई एंड विल्स लिमिटेड, ये दोनों एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, दोनों केस लॉ इंपॉर्टेंट है, जहां पर एक कंपनी में एक डायरेक्टर जो दूसरी कंपनी में भी डायरेक्टर है मिस्टर एक्स को बोलता है तेरे को जो कंपनी नंबर 1 से मिल रहा है, चूंकि मैं दोनों कंपनीज में डायरेक्टर हूं मैं दूसरी से चुकवा दूंगा। अरे केवल ऐसा बोलने से काम नहीं चलता है, इंक्वायरी होनी चाहिए, इस बात की सस्पिशन होना चाहिए था कि अंदर कुछ इरेगुलरिटी हो रही है, ये गड़बड़ कर रहे हैं मेरे साथ में। तो मैं ऐसे केसेस में इंडोर मैनेजमेंट का सहायता नहीं ले सकते कि हमको क्या पता कंपनी के पीछे क्या हो रहा है। ठीक है, तो और दूसरा केस कि सर जहां पर आपको एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी हो है, वहां पर आप इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते हो। लास्ट पार्ट कि सर तीसरा एक्सेप्शन टू टर्कुलेंट रूल या तीसरा एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट जहां पर आप फायदा नहीं ले सकते हैं, जहां पर आप फायदा नहीं ले सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का, यदि फॉर्जरी हुई है तो। ठीक है, मिदुष मोदी फॉर्जरी क्या होता है कल समझाया था मैंने, बताएगा मेरे को वापस? तो ऐसे एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा तो। अच्छा, तो जो समझा वो बता दे, किसी भी भाषा में बता दे, हिंदी या इंग्लिश में। कल समझाया था ना फॉर्जरी क्या होती है, मिदुष बताया था ना बेटा? अरे मोदी साहब, नहीं समझ रहा। मोदियों की इज्जत दांव पे मत लगाओ, रोज का रोज पढ़ा करो। हम्म, जश। फॉर्जरी मतलब आप कोई और दूसरे पर्सन के बिहाफ में आप साइन या तो कोई कुछ और कर रहे हो, आप बेसिकली उसकी सिग्नेचर फोर्ज कर रहे हो। न केवल सिग्नेचर, आप अमाउंट में भी चेंजेस कर सकते हो। तो फोर्जरी का मतलब होता है unauthorized changes in some papers or in some document, unauthorized changes। बात समझ में आ गई? फ्रॉड और फोर्जरी अलग अलग टर्म्स हैं, ध्यान रखना। फोर्जरी को किससे कोरिलेट करना है? अनऑथराइज्ड चेंजेस इन सम रिटन डॉक्यूमेंट। ठीक है, फोर्जरी पढ़ गई। The doctrine of indoor management applies only to irregularities which might otherwise affect a transaction, but it cannot apply to forgery, which must be regarded as nullity. देखो, फॉर्जरी का कोई केस है ना, उसमें या दोनों पार्टीज, या मतलब ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि पार्टीज इफेक्ट खुद हो रही हो, उनके एम्प्लॉय ने फॉर्जरी कर दी हो तो उससे कंपनी इफेक्ट हो रही हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कभी भी फॉर्जरी के केस में अप्लाई नहीं होगा, ये कानून है, इसको अपने को क्वेश्चन नहीं करते हुए समझना है बस कि सर कैसे। केस का नाम है रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड। केस में क्या हुआ था समझो। सर एक आदमी था मिस्टर एक्स, वो किसी कंपनी में शेयर होल्डर था। ठीक है, पहले क्या है, डीमैट अकाउंट्स वगैरह नहीं होते थे, आज से 50-100 साल पहले कंप्यूटर्स वगैरह होते थोड़ी थे। तो सर डीमैट अकाउंट नहीं होते थे, तो मिस्टर एक्स को अपने शेयर यदि मिस्टर वाई को ट्रांसफर करने हैं तो वो क्या करते, अपने फिजिकल शेयर्स यहाँ पर कंपनी के ऑफिस में भेजते अलॉन्ग विद एन एप्लीकेशन कि मेरे शेयर्स को मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दीजिए। फिर कंपनी जो है वो समय लेती,
अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से मिस्टर एक्स का नाम हटाती, मिस्टर वाई का नाम डालती, नए शेयर सर्टिफिकेट इशू करती और मिस्टर वाई को वो शेयर सर्टिफिकेट भेजती। इस पूरे प्रोसेस में लगते थे कम से कम 2 महीने। आज तो तुम 2 सेकंड में ऑनलाइन शेयर्स बेच के खरीद लेते हो या नहीं खरीद लेते हो? यस सर। ठीक है, प्रोसेस कितना टेक्नोलॉजी ने कितना आसान बनाया है। तो सर अब रूबन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड में मिस्टर एक्स ने अपने शेयर कंपनी के पास में भेजे कि कृपया इन्हें मिस्टर वाई को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, उनके नाम से नए शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दीजिए, मेरा नाम हटा दीजिए। अब देखो मजे की बात देखना, कंपनी में बैठा हुआ कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया। कंपनी में बैठे हुए कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, शेयर सर्टिफिकेट इससे तो ले लिए, ठीक है। इधर इसके पास में शेयर सर्टिफिकेट के वो सर्टिफिकेट जो होते हैं ना, उनके फॉर्मेट्स पड़े हुए थे। कंपनी की सील भी इसके पास पड़ी रहती थी, सील लगाई, ठीक है। एक खुद के साइन किए, एक किसी डायरेक्टर के साइन फॉर्ज कर दिए यहाँ पर। और इसको जो शेयर सर्टिफिकेट इशू कराया वो फर्जी वाला शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। उसकी एंट्री कंपनी के बुक्स ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में करी नहीं, ये शेयर ट्रांसफर की, खुद ने बीच में शेयर्स गपागप कर लिए, इसको फर्जी शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, ठीक है। यानी कि फॉर्जरी हो रही है या नहीं, अनऑथराइज चेंज इन डॉक्यूमेंट्स, रिटन डॉक्यूमेंट्स हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस सर, हो रहा है। ऐसे केसेस में भले ही मिस्टर एक्स या वाई के साथ में गड़बड़ हो रहा है, वो ये नहीं बोल सकते कि कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे कंपनी सेक्रेटरी ने क्या किया, हमको क्या पता। हम तो ये मान के चलेंगे कि शेयर सर्टिफिकेट सही से इशू हुए हैं। तो लॉ बोलता है देखो ये एक जगह ऐसी है, फॉर्जरी वाली जगह ऐसी है, जहां पर आप डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा नहीं ले सकते, क्योंकि कंपनी को भी नुकसान हो रहा है, आपको भी नुकसान हो रहा है। फॉर्जरी में हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेना आउटसाइडर को अलाउ नहीं करेंगे, ये रूल है, ठीक है। पढ़ भाई इसको। और फॉर्जरी के थ्रू जो हुआ है उसको हम नल एंड वॉइड मानेंगे, लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा इस एक केस में आउटसाइडर नहीं ले सकता। पढ़। Forgery may, in circumstances, exclude the Turquoise rule. The only clear illustration is found in the Rubin versus Great Fingal Consolidated. In this case, the plaintiff was the transferee of a share certificate issued under the seal of the defendant's company. The company secretary, who had affixed the seal of the company and forged the signature of the two directors, issued the certificate. दो दूसरे डायरेक्टरों के साइन भी खुद ने कर दिए, सील जो इसके पास पड़ी रहती थी वो भी ठोक दी। सर उसने फर्जी शेयर सर्टिफिकेट इशू कर दिया। तो अब आगे क्या हुआ? The plaintiff contended that whether the signature were genuine or forged was a part of the internal management, and therefore the company should have stopped from denying genuineness of the document. But देखो it was held that बाहर वाले आदमी ने बोला, आउटसाइडर ने बोला, सर मुझे कैसे पता पड़ेगा कि मुझे फॉर्ज्ड डॉक्यूमेंट शेयर सर्टिफिकेट इशू किया गया है असली? मुझे तो कंपनी सेक्रेटरी जो कंपनी का ही है उसी ने दिया है, तो मैं तो ये मान के चलूंगा सब कुछ सही से हुआ है। सर प्लेंटिफ ने कंटेंट किया, लेकिन कोर्ट ने बोला कि सर फॉर्जरी एक ऐसा केस है जहां पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेना अलाउ नहीं कर सकते हैं आउटसाइडर को, क्योंकि वो गलत रहा है। यदि हमने उसको अलाउ कर दिया तो फोर्ज डॉक्यूमेंट को हमको सही मानना पड़ जाएगा। क्या फोर्ज डॉक्यूमेंट को सही मानना चाहिए? नहीं सर, फोर्ज डॉक्यूमेंट को सही नहीं मानना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। सो बट इट वॉज हेल्ड दैट द रूल हैज नेवर बीन एक्सटेंडेड टू कवर फॉर्जरी। ठीक है, क्या ये तीनों एक्सेप्शन समझ में आ गए? यस सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सुहान गोयल बोल। सर बट जो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट है वो तो आउटसाइडर के लिए ही वो बना है ना, कि उसके लिए फायदा होगा गुड फेथ में, जो बिल्कुल, तो जो आउटसाइडर फॉर्जरी ने तो क्या उसके बोला? खिलाफ हो गया। अरे तो मैं उसी के नहीं, कंपनी को भी बचाना है, क्योंकि दोनों के साथ धोखा हो रहा है। आउटसाइडर के साथ में भी धोखा हो रहा है, कंपनी के साथ में भी धोखा हो रहा है ना। उसके गलत शेयर सर्टिफिकेट कंपनी सेक्रेटरी बैठ के सील लगा लगा के इशू करता जा रहा है। ठीक है, देख एक्चुअल में इफेक्ट क्या हो रहा है। आउटसाइडर बोला कि सर कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे से मुझे शेयर सर्टिफिकेट कैसे इशू है, मेरे को क्या पता, मैं तो सही मान के चलूंगा। तो कोर्ट बोला देखो, यदि हमने आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेना फॉर्जरी के केस में अलाउ कर दिया,
तो हम एक फोर्स्ड डॉक्यूमेंट को सही मानने पे मजबूर हो जाएंगे, जो कि एक क्राइम है। फॉर्जरी एक क्राइम है, तो हम क्राइम को सपोर्ट कर देंगे। इसलिए फॉर्जरी के केस में ये एक एक्सेप्शन ऐसा है जहां पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेना, भले ही वो आउटसाइडर सही है, हम फिर भी अलाउ नहीं करेंगे। नहीं तो हमको क्या है, गलत डॉक्यूमेंट को सही मानना पड़ जाएगा। समझ गए? सुहान Yes. गोयल, ठीक है। चलो आओ देखते हैं कुछ चीजें। अच्छा, आप लोगों का अब एक काम है। क्या काम है आप लोगों का? कि सर मैंने जो क्वेश्चन बैंक कंपनीज एक्ट का दिया है ना आप लोगों को, अभी तक मैं उसको 2 बार उठा चुका हूँ, थोड़े थोड़े टॉपिक्स करा के, वो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस करा दिए। अब रिमेनिंग पार्ट या फिर पूरा क्वेश्चन बैंक उठाओ और कर लो। पूरा क्वेश्चन बैंक उठाओ कर लो, किसी का भी कोई डाउट हो तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी? अब आपकी कल 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख। नेक्स्ट क्लास या तो आपकी होगी बेटा 10 तारीख को। नेक्स्ट क्लास या तो होगी आपकी 10 तारीख को या 11 तारीख को। मैं आपको प्रॉपरली टाइमली मैसेज डाल दूंगा। बीच में 4-5 दिन का गैप दे रहा हूँ, ये गैप छुट्टी नहीं दे रहा हूँ। ये गैप क्यों दे रहा हूँ? जो 40-50 पेज का क्वेश्चन बैंक है उसको पूरा चार्ट लेना है। चार्ट लेना मतलब है ना, जिसको कहते हैं ना समझना। कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो तो पूछोगे अगली क्लास, जब भी 10 या 11 को मेरी क्लास होती है तो। ठीक है, ये गैप इसलिए दिया जा रहा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, कि एग्जाम्स में इस बार एक क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, कंपनीज एक्ट का डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे। आइए देखते हैं। ये इस बार का May 25 का ओरिजिनल पेपर है। ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। कौन सी स्मॉल कंपनी है, कौन सी स्मॉल कंपनी नहीं है, ये मैंने आपके साथ में बाकायदा डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या एक कंपनी दूसरी कंपनी की एसोसिएट कंपनी है क्या? एसोसिएट कंपनी मींस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। यस, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट देखते हैं कंपनीज एक्ट का। ये देखो आ गया क्वेश्चन, इसी बार आया है। 7 नंबर का सवाल आया है 100 में से। 7 नंबर्स का। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अलाउज ऑल दोज हु डील विद द कंपनी टू अज्यूम दैट द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी हैव ऑब्जर्व्ड द प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल्स। इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट, explain the doctrine of indoor management and its exceptions if any according to the Companies Act। मोटा मोटा क्या पूछ रहा है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट या टर्पेंट रूल क्या होता है और उसके 3 एक्सेप्शन क्या है? आता होगा तो 7 नंबर ले पड़ोगे। आता होगा तो 7 नंबर। पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 50। 50 में से 7 बहुत मायने रखता है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, और देखते हैं और कंपनीज एक्ट के क्वेश्चन क्या है। एक क्वेश्चन में हमें दोनों केस लॉ मेंशन करने पड़ेंगे एक्सेप्शन में, या एक ही काफी सबसे है? पहले तो डॉक्ट्रिन एक ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक्सप्लेन करेगा एंसल। इंडोर मैनेजमेंट में कौन सा केस लगता है? रॉयल बैंक रॉयल ब्रिटिश वर्सेस। बैंक वर्सेस टर्पेंट, वो भी ब्रैकेट में नाम लिखेगा। ठीक है, अब फिर उसके तीनों एक्सेप्शंस जहां पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है वो समझाएगा, और उस सिचुएशन से रिलेटेड केस का नाम ब्रैकेट में लिखेगा। जो जो पॉइंट्स हैं उधर। केस समझाना पड़ेगा। जरूरी नहीं है केस पूरा नहीं, समझाना पड़े, केस में हुआ क्या था वो इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आई वो समझा के तो उसका केस समरी, का नाम। सिर्फ समरी। नॉट इवन समरी, उस केस से निकल के क्या आया, जैसे कि देख कि सर एक्सेप्शंस टू डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, यदि एक्चुअल या कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ इरेगुलरिटी है आउटसाइडर को, देन ही कैन नॉट टेक द बेनिफिट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट ब्रैकेट हॉवर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दैट्स इट। समझ गया? सबको समझ आया या नहीं? जो एंसल का डाउट था सर किस हद तक लिखना है, कि सर ऐसे लिखना है।
सस्पिशन ऑफ इरेगुलरिटी है, आउटसाइडर को डाउट होना चाहिए, वो कर नहीं रहा है, तो क्या हम उसको डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का फायदा लेने देंगे? नहीं सर, नहीं लेने देंगे। आनंद बिहारी लाल की वर्सेस डिनशॉ एंड कंपनी, ब्रैकेट। ठीक है, तो तीनों पॉइंट्स और तीनों के एक्सेप्शंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं केस में, आगे क्वेश्चन पेपर